जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 3 पर बात करेंगे। यानी आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आज हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, वो कारक जिस पर किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सुचालक का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर होता है। वो कौन कौन से कारक है, वो कौन कौन सा चीज है जिस पर कि प्रतिरोध निर्भर करता है। अच्छा, प्रतिरोध क्या होता है, इससे रिलेटेड बात हमने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में कर लिया है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो जो लेंथ होता है हमारा, इस पर रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आनुपातिक होता है, यानी कि जब जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाते जाइए, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट को आगे बढ़ने में उतना ही दिक्कत होगा। प्रतिरोध का काम क्या होता है? करंट को आगे बढ़ने से रोकना। रेसिस्टेंस का काम यही होता है कि करंट को किसी तरह आगे बढ़ने से रोक दो, अवरोध कर दो, उसके रास्ता में समस्या खड़ा कर दो, गड्ढा कर दो। यही काम तो होता है रेसिस्टेंस का, परेशान करता है करंट को आगे बढ़ने में। तो तार जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा चीज क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है? विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। कैसे होता है ये आप कैसे याद रख सकते हैं? तो जो 11,000 और 33,000 का तार जो आता है घर के ऊपर से या घर के बगल से या दूर से आपका गुजरता होगा, तो जो वो 11,000 का तार होता है, 11,000 वोल्ट का जो तार होता है, उसको आपने देखा होगा कि वो बहुत मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि उससे ज्यादा करंट जाना होता है, इसलिए उसको मोटा कर दिया जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए, प्रतिरोध कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा करंट वहां से क्या हो सके, गुजर सके। यही कारण है कि क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल के गुण पर भी, पदार्थ के गुण पर भी ये निर्भर करता है। ये पदार्थ के गुण पर भी निर्भर करता है कि जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो, या जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी, उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। अब आप लकड़ी को लंबा कीजिए, छोटा कीजिए, मोटा कीजिए या पतला कीजिए, उससे करंट नहीं गुजरने वाला है। तो ये लकड़ी का मटेरियल का नेचर है। और एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, तो इससे क्या हो जाएगा, करंट गुजर जाता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर पर, पदार्थ के गुण पर भी आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर और तापमान। ठीक है, तो टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जब ओम के नियम को पढ़ा था, ओम्स लॉ को पढ़ा था, उस समय हमने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक समान ताप पर जो आपका विभवांतर होता है वो आपके विद्युत धारा के अनुपातिक होता है। लेकिन अगर तापमान नहीं नियत रहा, एक फिक्स तापमान नहीं रहा, ठीक है, तो जाके आपका ओम्स लॉ भी फेल कर जाता है। यही कारण है कि हम लोग यहां पर बता रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस कम ज्यादा होने, तापमान कम ज्यादा होने से रेसिस्टेंस पर भी असर पड़ता है। तो आपसे अगर यह सवाल पूछा जाए कि वो कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है या फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, तो वो हो जाएगा लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब उसी चीज को अगर हम दूसरे भाषा में लिखने का, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें तो हम क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, एक यूनिफॉर्म, एक समान मेटेलिक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी करंट को चलने में उतना दिक्कत होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो करंट को चलने में आसानी होगा। यही कारण है कि जो मोटा मोटा तार 11,000 का होता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट आसानी से फ्लो कर सके। अच्छा, इसी को हिंदी में भी समझ लेते हैं। किसी धात्विक चालक से का प्रतिरोध उसकी लंबाई का अनुपातिक होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया का विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। और याद रखना है आपको 11,000 और 33,000 के तार को। अच्छा, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें, ठीक है, बहुत बार आपसे सवाल फॉर्मूला से रिलेटेड पूछ दिया जाता है।
तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कल भी हम लोगों ने आपको बताया था रेसिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 वाले डिस्कशन में, आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लिखते हैं तो हम उसको 1 बटा में लिखते हैं, जैसे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, R इज इनवर्सली यानी कि विपरीत अनुपातिक, तो विपरीत अनुपातिक में भी सिंबल यही होता है, ठीक है। लेकिन जिसको लिखना होता है विपरीत अनुपातिक में, उसको 1 बटा देके नीचे में लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, विपरीत अनुपातिक। सिंबल दोनों का सेम है, अनुपातिक और विपरीत अनुपातिक का, लेकिन जो विपरीत अनुपातिक होता है उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं, 1 बटा उसको लिखते हैं और बोलते हैं कि वो विपरीत अनुपातिक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। या प्रतिरोध जो है वो अनुपातिक है लंबाई का, और प्रतिरोध जो है विपरीत अनुपातिक है अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल का, ठीक है। और जब ये दोनों आपका जो प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, अनुपातिक का साइन होता है, ये जब हटता है तो आपका एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं रो। रो L/A ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो रो है, ये जो सिंबल होता है ये रो का सिंबल होता है। ये सिंबल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक निरंतर कांस्टेंट होता है, हमेशा ये फिक्स रहने वाला कांस्टेंट होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और हिंदी में विद्युत प्रतिरोधकता भी इसको बोला जाता है। और ये फिक्स होता है, हर मटेरियल का अपना अपना होता है, कॉपर का कुछ होगा, एल्युमिनियम का कुछ होगा, आयरन का कुछ होगा, प्लास्टिक का कुछ होगा। तो ये हर चीज का क्या होता है, फिक्स होता है। इसको रो पढ़ा जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, और एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। कल हम लोगों ने जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 यानी विद्युत पार्ट 2 का जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने इस बात को चर्चा की थी कि एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है। तो एसआई यूनिट जिसमें हम लोग किसी चीज को मापते हैं उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। R इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, रो L/A। R इक्वल्स टू रो L/A हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब R का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रो का हमको अभी निकालना है तो हम यहाँ रो लिख के छोड़ देंगे। लेंथ का एसआई यूनिट, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। और एरिया नीचे क्या था, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया को हम लोग क्या नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है। एरिया को हम लोग किस चीज में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर रो का एसआई यूनिट निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं ओम मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और मीटर नीचे आ जाएगा, और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे रो। तो ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर वाला एक जाके घट जाएगा, -1 हो जाता है। तो ये इसको सिर्फ 2 को हटा के 1 कर देते हैं। तो ओम मीटर जो होता है हमारा एसआई यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल के बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसे पूछा गया था कि बताइए कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये एसआई यूनिट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब कल विद्युत पार्ट 3 का जो विद्युत पार्ट 4 का जो वीडियो आएगा उसमें हम सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। किसी पार्ट को समझने में तकलीफ हुई हो या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।